हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है कंगुरेंसी अथवा सर्वांग समता। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपनी इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट देखेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट देखेंगे। मैं दोनों की ही फ़ोटो इस वीडियो में लगाऊंगा आज और दोनों ही भाषाओं में आपको समझाऊंगा। कंगुरेंसी अथवा सर्वांग समता किसकी? ट्राइंगल्स की, त्रिभुजों की हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सर्वांग समता या कंगुरेंसी का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। देखो, हम ऐसी फिगर या आकृतियों को कंगुरेंट या सर्वांगसम बोलते हैं जो अपने सभी भागों में बिल्कुल बराबर होती है, यानी जिसके सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, जिसका साइज बिल्कुल बराबर होता है। और ऐसी आकृतियां या फिगर कोई भी हो सकती है, जैसे सर्कल। अगर एक सर्कल 3 सेंटीमीटर की रेडियस का है तो दूसरा सर्कल भी 3 सेंटीमीटर की रेडियस का ही होना चाहिए, तभी हम उसको सर्वांगसम बोलेंगे। यानी कि अगर हम इस सर्कल को कट कर लें कैंची से, दोनों सर्कल को 3 सेंटीमीटर वाले को, और किसी भी सर्कल को किसी भी सर्कल के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से ढक लेता है तो वो सर्वांगसम है। ऐसी आकृति सर्कल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, स्क्वायर यानी वर्ग, आयत भी हो सकती है, आयत यानी रेक्टेंगल, और इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं। देखो, आपको मैं अब जो वर्कशीट में एग्जाम्पल दे रखा है वो बताता हूँ। अगर हम अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, जैसे हम प्रेयर में जोड़ते हैं ना, या नमस्ते करते टाइम जोड़ते हैं, तो अब देखो हमारे हाथ एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, सारी उंगलियों का साइज हमारा सेम है। बीच वाली, यानी जो बीच वाली उंगली है दूसरे हाथ की बीच वाली उंगली के बराबर है। ऐसी जो सबसे छोटी उंगली है वो दूसरी जो हाथ की छोटी उंगली के बराबर है, और इसी टाइप से अंगूठा भी हमारे दूसरे अंगूठे के बराबर है। तो हमारे दोनों हाथ क्या हो गए? सर्वांगसम, यानी कि कंगुरेंट हैं, तभी वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। अगर हम अपना हाथ अपने बड़े भाई, मम्मी, पापा अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो देखो हमारा हाथ, या तो हमारा हाथ छोटा होगा या हमारे मम्मी या पापा का हाथ छोटा होगा या बड़ा होगा, तब वो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाएंगे। तो वो दोनों सर्वांगसम या कंगुरेंट नहीं है। लेकिन एक इंसान के अपने जो दोनों हाथ होते हैं वो बिल्कुल कंगुरेंट होते हैं। इसी टाइप से मान लो तुमने 10 रुपये के 2 नोट ले लिए, जो आजकल नए वाले चल रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि पुराने वाला तो नए वाले को नहीं ढकेगा, ऐसा नहीं। जो बिल्कुल एक ही ईयर में छपे हैं, हमें सिर्फ वही लेकर चलने हैं। 10 रुपये का हो, 500 का हो या 2000 का हो। देखो, जब हम उन्हें रखते हैं तो एक गड्डी बन जाती है ना बिल्कुल, और सारे नोट बिल्कुल एक लाइन में होते हैं। अगर ऊपर से मैं देखूंगा तो एक, अगर हम उस गड्डी को ऊपर की साइड से देखें तो हमें एक नोट दिखाई देता है, क्योंकि उस एक नोट ने उस गड्डी के बाकी 99 नोट को ढक रखा है। तो यानी कि सारे के सारे 100 नोट जो गड्डी में होते हैं ये एक दूसरे के कंगुरेंट हैं। और कैसी शेप होती है इनकी? रेक्टेंगल वाली होती है। इसी टाइप से हम कॉइन के लिए भी कह सकते हैं कि जो कॉइन है, जैसे 10 रुपये का कॉइन है, लेकिन एक जैसे कॉइन होने चाहिए। ठीक है, 10 रुपये के कॉइन वैसे कोई सा भी हो, सब एक दूसरे को ढक लेते हैं। लेकिन 1 रुपये 2 रुपये के अभी भी कुछ ऐसे कॉइन है कि किसी का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, वो नहीं लेने में। हमें 2 रुपये का अगर कॉइन लेना है तो बिल्कुल एक जैसा कॉइन लेना है, फिर उसके ऊपर रखते चले जाओ। देखो, बिल्कुल एक सिलेंडर टाइप का आकृति हमारी बन जाती है। और फिर ऊपर से हम देखेंगे तो हमें खाली एक ही सिक्का दिखाई देगा, बाकी उसके नीचे जो होंगे वो हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि सब एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कंगुरेंट। ठीक, तो कंगुरेंट या सर्वांग समता अब आपको समझ में आ गई हो गई। अब हमें जो पढ़नी है यहाँ पर इस वर्कशीट में, जो हमें मेनली पढ़नी है वो पढ़नी है हमें ट्राइंगल्स की कंगुरेंसी, त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब देखो, ये मैंने तुम्हारी वर्कशीट में से दोनों त्रिभुज जो दे रखे हैं ये मैंने कट कर लिए हैं। अब देखो, इसमें 2 त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, और देखो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखे हैं, कलर वाइज बना रखे हैं। ABC और नीचे है DEF। पहले हम भुजाओं की बात करते हैं। देखो, जो AB भुजा है ऊपर वाले त्रिभुज की, ABC की, ऑरेंज कलर से दिखाई गई है। 4.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। नीचे वाले त्रिभुज में भी जो DE भुजा है वो भी ऑरेंज कलर से दिखाई गई है, वो भी 4.5 सेंटीमीटर की है। यानी दोनों भुजाएं बिल्कुल इक्वल हैं लेंथ में। इसी टाइप से जो ग्रीन वाली भुजा है
वो ग्रीन वाली भुजा के बराबर है, ग्रीन वाली साइड के बराबर है 6.5। और ऐसे ही जो AC है, रेड वाली जो साइड है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो भी बिल्कुल इक्वल दे रखी है। यानी पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा, संगत का मतलब जो जिस प्लेस पर है वहाँ पर भी उसी प्लेस पर है, संगत को हम बोलेंगे इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उसी प्लेस पर दी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर होता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मतलब साइड्स के बिल्कुल इक्वल हों, तो हम बोलेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है। ऐसे ही अगर ये तीनों एंगल भी देखो बराबर होते हैं, अगर तुम्हें भुजा ना पता हो तीनों एंगल पता हो, तीनों एंगल हमें यहाँ दे रखे हैं, लेकिन भुजा जरूर होनी चाहिए। ठीक है, भुजा जरूर होनी चाहिए बराबर। ये ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एंगल बराबर होंगे तो भी वो सर्वांगसम होंगे और भुजा के बारे में तुम्हें नहीं पता हो, नहीं, वो हम 10th में पढ़ेंगे, वो सिमिलरिटी का एक कंसेप्ट अलग है। तो साइड जरूर बराबर होनी चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये कंगुरेंट हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो कंगुरेंट का मतलब समझ गए। अब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है, ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों ट्राइंगल को कट कर लें जिसकी सभी साइड दूसरे त्रिभुज के सभी साइड्स के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, अगर हम ट्राइंगल को कैंची से कट कर लें, फिर इनको ऊपर नीचे रख के देख लो आप, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेगा, चाहे किसी को भी ऊपर रखो किसी को भी नीचे रखो, तब हम बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और ये सर्वांग समता का देखो निशान जो होता है त्रिभुज की सर्वांग समता का, एक में अभी अगली पिक्चर में देखो पता चल जाएगा, ये सर्वांग समता का निशान होता है। चलो अब आते हैं जो इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। क्या था, अगर ऐसा है तो त्रिभुज बिल्कुल सर्वांगसम होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, जैसे AB के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, DE। क्यों है, क्योंकि दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। BC के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, EF। और AC के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, DF। यानी जिसकी साइड की लेंथ दूसरे त्रिभुज की साइड की लेंथ के बराबर होगी उसी के वो कोरेस्पॉन्डिंग होगी। अब जरूरी नहीं कि जिस साइड ऊपर वाले त्रिभुज में दे रखी है वो लेंथ उसी साइड दूसरे वाले त्रिभुज में भी उसी साइड हो सकता है 5 सेंटीमीटर ऊपर दे रखे हो उसमें नीचे दे रखा होता, लेकिन तीनों साइड की लेंथ उस त्रिभुज के तीनों साइड की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, चाहे वो लेंथ इधर उधर कहीं भी दे रखी हो। अगर ये त्रिभुज कंगुरेंट है या सर्वांगसम है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण ये भी बराबर होंगे। जैसे देखो एंगल C एंगल F के बराबर है, ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के बराबर, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के बराबर और रेड वाला रेड वाले के बराबर। इस त्रिभुज में ऐसे दिखाया, लेकिन ये अगर मैं एक और त्रिभुज बनाऊं और उसमें ये तीनों एंगल थोड़ा सा अलग अलग में दिखा दूं, लेकिन होने चाहिए सेम ही, तब भी हम इनको सर्वांगसम ही बोलेंगे। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बता ही दिया, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सब इक्वल होते हैं। इनको हम कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बोलते हैं और इनको लिखते हैं कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। ठीक है, संगत भाग किसके, सर्वांगसम त्रिभुजों के। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सर्वांगसम त्रिभुज का सारा नॉलेज अब आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस नॉलेज के आधार पर या जो तुम्हें पता चला है, जो तुमने सीखा है आज इस एक्सप्लेनेशन में, उसके आधार पर जो नीचे ये एक क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई आउट योर सेल्फ। 2 ट्राइंगल बना रहे हैं, पूछ रहा है कि बताओ ये कंगुरेंट हैं या नहीं। कंगुरेंसी की मैंने पहचान तुम्हें बता दी है। कहता अगर हैं कंगुरेंट तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना। अगर ये कंगुरेंट हैं तो तुम्हें बताना है कौन सा पार्ट किस पार्ट के कंगुरेंट है, यानी कौन सा एंगल किस पार्ट के इक्वल है, कंगुरेंट है, कौन सा पार्ट किस पार्ट के इक्वल है, यानी कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, नाम से बताना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले